हेडिंग डाल लें बेटा, रिफंड अंडर जीएसटी। जीएसटी में बेटा रिफंड किस किस सिचुएशन में अराइज होता है। पहले तो इस क्वेश्चन फॉर्म में ले लेता हूं कि नॉर्मली कौन सी सिचुएशन बनती है जहां पर जीएसटी में रिफंड अराइज होता है। दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है डिमांड, एक वर्ड होता है रिफंड। जब डिपार्टमेंट ने एसएससी से पैसे लेने हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा डिमांड। जब एसएससी का डिपार्टमेंट की तरफ कुछ निकलता है बेटा, इसके लिए वर्ड यूज होता है रिफंड। तो क्वेश्चन फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं बेटा सिचुएशन, मतलब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ये सिचुएशन विच में गिव राइज टू situation which may give rise to refund under GST। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर जीएसटी में क्या मिल जाएगा बेटा, आपको रिफंड अलाउड हो जाएगा। कौन कौन सी सिचुएशन बेटा, वन बाय वन पिक करें। सबसे पहला, एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी है बेटा, रिफंड ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अंडरलाइन द वर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा आउटपुट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं? इनपुट टैक्स की, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसकी दो सेक्शन है बेटा, सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट रेड विद सेक्शन 54 सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन के आगे कुछ ना लिखूं बेटा, बाय डिफॉल्ट सीजीएसटी एक्ट की होगी, आईजीएसटी एक्ट की होगी, मैं स्पेसिफिकली उसके आगे मेंशन करूंगा। तो पहला होता है बेटा रिफंड ऑफ आईटीसी, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसमें बेटा तीन केसेस में रिफंड मिलता है। आईटीसी का रिफंड केवल और केवल तीन सिचुएशन में अराइज होता है। इन तीन सिचुएशन में आप आ रहे हैं तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। नंबर वन आपका बेटा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब एक्चुअल एक्सपोर्ट है बेटा, ये एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। लिखते रहना, मतलब मैं अपने आप समझा दूंगा। एक्चुअली मैं एक्सपोर्ट पढ़ाऊंगा अभी, जीरो रेटेड सप्लाई स्टार्ट ही इससे करूंगा मैं। चैप्टर का बेस ही है, मेजर अमेंडमेंट भी बेटा क्या है इसके अंदर है, कई सर्कुलर आए हैं इसको लेके। तो अभी खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आईटीसी का रिफंड किस किस सिचुएशन में अराइज होता है। आईटीसी का रिफंड तीन सिचुएशन में बेटा अराइज होता है। पहली सिचुएशन, अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में बी ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट में बी ऑफ सर्विस। पर ये याद रखना विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए। एक्सपोर्ट हो सकता है गुड्स का हो, एक्सपोर्ट हो सकता है बेटा सर्विस का हो, पर ये जो भी होगा बेटा ये होगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सर अगर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ क्या रिफंड नहीं मिलेगा? फिर वो तो टैक्स का रिफंड हो जाएगा ना बेटा, फिर आईटीसी का रिफंड थोड़ी ना होगा। और हेडिंग क्या है, आईटीसी। एक्सपोर्ट के केस में रिफंड तो मिलते हैं। एक्सपोर्ट में दो टाइप से पढ़ाऊंगा, एक तो आउटपुट के ऊपर आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। एक तो जो एक्ट ने एक्सपोर्ट करा है उसके ऊपर टैक्स पे कर दो, उसका रिफंड क्लेम कर लो, तो वो तो टैक्स का रिफंड होगा, वो आईटीसी का नहीं होगा बेटा। और दूसरा, आउटपुट के ऊपर कोई टैक्स पे मत करो, वो तो आपका टैक्स न्यूट्रल हो गया। इनपुट के ऊपर जो आपने पे करके आए उसका हम आपको रिफंड प्रोवाइड कर देंगे। 16 जो डील करती है बेटा इनपुट के रिफंड को डील करती है। तो याद रखना एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट होना चाहिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे की क्वेरी, सर आउटपुट के ऊपर टैक्स हो गया तो क्या रिफंड ही नहीं मिलेगा? वो आगे के पॉइंट में मिलेगा ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट तो डील करता है इनपुट के रिफंड को, और वो तभी मिलेगा जब आउटपुट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करेंगे तो आप रिफंड क्लेम करो, फिर इनपुट का रिफंड नहीं होगा, फिर तो वो आउटपुट पे जो आपने टैक्स दिया है उसका रिफंड आपको अलाउड होगा। तो धीरे धीरे समझाऊंगा। पहला पॉइंट हो गया बेटा रिफंड ऑफ आईटीसी। पहली सिचुएशन कौन सी बन गई, जो बॉन्ड या बेटा आप क्या करते हैं अंडरटेकिंग में करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा, हम कर रहे हैं सप्लाई, सप्लाई टू SEZ यूनिट
या SEZ डेवलपर। और अगेन ये भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है बेटा, अंडर बॉन्ड LUT विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई वर्ड याद आ रहा हो बेटा इन दोनों के लिए, कौन सा वर्ड यूज होता था इन दोनों के लिए? सर जीरो रेटेड सप्लाई। इन दोनों को क्या बोलते थे बेटा GST में? जीरो रेटेड सप्लाई। तो फोकस मेरा आज का इसी के ऊपर रहेगा। अभी तो मैं खाली बेस सेट कर रहा हूं कि रिफंड की सिचुएशन बनती कौन कौन सी है। ठीक है जी। तो पहला रिफंड ऑफ ITC है, यानी कि इनपुट के टैक्स का क्या मिल रहा है बेटा? रिफंड मिल रहा है। इनपुट के टैक्स का जो रिफंड मिल रहा है दो सिचुएशन में, एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा सप्लाई टू SEZ यूनिट, जो SEZ के अंदर यूनिट चल रही है या जिसने उस SEZ को बेटा बनाया है, और वो भी सप्लाई क्या होनी चाहिए? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नो डाउट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स भी रिफंड मिलेंगे, पर फिर वो ITC का रिफंड नहीं बोलते, उसको हम टैक्स का रिफंड बोलते हैं कि जो टैक्स पे करा उसका हम क्या कर रहे हैं? रिफंड क्लेम कर रहे हैं। और तीसरा बेटा रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स। ITC इकट्ठा हो गया बेटा, किसके कारण इकट्ठा हो रहा है ये? ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसका क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है बेटा, इसको भी डिटेल में लेना है मैंने। तो क्वेश्चन फॉर्म में हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया था बेटा, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, किस किस केसेस में रिफंड मिलते हैं। सबसे पहले रिफंड किसका मिल रहा है बेटा? ITC का। फर्स्ट पॉइंट में ITC का रिफंड केवल 3 सिचुएशन के अंदर मिलता है। ITC का रिफंड केवल 3 सिचुएशन के अंदर मिलता है। नंबर 1, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नंबर 2, सप्लाई कर रहे हैं SEZ को, सप्लाई में भी ऑफ गुड्स, सप्लाई में भी ऑफ सर्विस। या तो जो SEZ में काम कर रहे हैं SEZ यूनिट, या जिसने SEZ को डेवलप करा SEZ डेवलपर, इनको हम सप्लाई कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तीसरा बेटा रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC बुक्स ऑफ अकाउंट में इकट्ठा हो गया। क्यों हो गया सर? क्योंकि हम इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कवर हो रहे हैं, क्योंकि हम इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कवर होते हैं। उसमें आ जाएगा बेटा पॉइंट नंबर C। इसी को अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में बनाऊं बेटा ABC, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा? कोशिश करो, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा? रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ना। अब ये C वाला कोई जीरो रेटेड थोड़ी ना बेटा। इसका क्वेश्चन बनाऊं तो क्या क्वेश्चन बनूंगा? लिस्ट द सिचुएशन, मैं बोलता हूं बेटा, मैं बोलता हूं, शांत रहें। लिस्ट द सिचुएशन अंडर विच ITC कैन बी क्लेम एज रिफंड। इसका क्वेश्चन बनाना हो तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका। लिस्ट द सिचुएशन अंडर विच ITC कैन बी रिफंडेड। केवल ये 3 सिचुएशन है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेटा रिफंड मिलता है। इसके अलावा कितने मर्जी केस बनते रहे, ITC कभी रिफंड नहीं होता। ITC रिफंड केवल और केवल 3 सिचुएशन में होता है। ITC रिफंड केवल और केवल 3 सिचुएशन में होता है। एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और आपका बेटा एक्यूमुलेटेड ITC इन केस ऑफ इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन फॉर्म में लिखना चाहो, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेना बेटा आप। लिस्ट द सिचुएशन अंडर विच ITC कैन बी क्लेम एज रिफंड। List the situation under which ITC can be claimed as refund। माइंडेट ये ITC इनपुट का रिफंड है सर। आउटपुट पे भी तो टैक्स हो सकते हैं, उनके भी रिफंड मिलेंगे बेटा। आगे के पॉइंट में लिखवाऊंगा अभी मैं। Am I clear? यस सर। Shall I move on? क्वेश्चन लिख लिया बेटा, क्या क्वेश्चन बन सकता है? यस सर। केवल 3 सिचुएशन है जहां ITC के रिफंड मिलते हैं, इसके अलावा ITC का रिफंड कहीं नहीं मिलेगा। चलूं आगे? यस सर। एक्सपोर्ट को क्या मानते थे बेटा हम? एक्सपोर्ट को इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सप्लाई? सर इंटरस्टेट बोला करो बेटा, पार्टिसिपेट करा करो एक्सपोर्ट को, ताकि मुझे रहे अवेयरनेस है। एक्सपोर्ट को हम मानते थे बेटा इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई टू SEZ को भी क्या मानते थे बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। यानी कि इन दोनों को अगर मैं सप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर टैक्स लगाना हो तो कौन सा टैक्स लगेगा बेटा? IGST। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट में रिफंड मिल रहा है, सेकंड पॉइंट में रिफंड मिल रहा है, रिफंड ऑफ
IGST on zero rated supply. रिफंड ऑफ IGST ऑन जीरो रेटेड सप्लाई. क्या होती थी जीरो रेटेड सप्लाई बेटा? एक्सपोर्ट SEZ और उनको दिया एक्सपोर्ट और बता सकते हो ये एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स होगा या विदाउट पेमेंट? ये सर आफ्टर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स. और टैक्स का मतलब IGST होगा बेटा. Yes, सर sir. कैसे पता चल रहा है आफ्टर पेमेंट होगा? एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट है, क्या पता वो विदाउट पेमेंट भी हो. बेटा विदाउट पेमेंट हो गया फिर तो पॉइंट नंबर 1 लग जाएगा ना बच्चे. यस सर. अगर विदाउट पेमेंट हुआ फिर तो पॉइंट नंबर 1 लगेगा, उसमें ITC का रिफंड क्लेम करेंगे. और अगर आप आउटपुट के ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर कौन सा टैक्स लगा हुआ बेटा? IGST. आउटपुट के ऊपर कौन सा टैक्स लगा हुआ बेटा आपका? IGST. उसका भी रिफंड देंगे हम आपको, उसका रिफंड पॉइंट नंबर 2 में है. तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट आपका चाहे विदाउट पेमेंट हो, चाहे एक्सपोर्ट आपका बेटा आफ्टर पेमेंट हो, रिफंड आपको बेटा दोनों केसेस में अलाउड होंगे. विदाउट पेमेंट है तो आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं है, इनपुट का रिफंड क्लेम कर लो. आफ्टर पेमेंट है तो भैया जो आपने पेमेंट करी होगी IGST उसका रिफंड आप क्लेम कर लें. तो पहला तो हो गया एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ IGST. दूसरा बता सकते हो बेटा जीरो रेटेड क्या होता है? सप्लाई टू SEZ डेवलपर. यूनिट और SEZ डेवलपर. सप्लाई टू SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर. SEZ डेवलपर. और इस केस में क्या लिखूं बेटा? आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स? आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स. आफ्टर और टैक्स कौन सा? IGST. ये आफ्टर पेमेंट क्यों लिखा है? फिर विदाउट पेमेंट कहाँ गया? क्या उसमें रिफंड ही नहीं मिलता? तो फर्स्ट पॉइंट सर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा. कवर होगा. आई थिंक समझ में आ गया बेटा. तो जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ दोनों केसेस में रिफंड है इसमें. अगर आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं है तो इनपुट के रिफंड क्लेम कर लो. आउटपुट के ऊपर आपने जो भी टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा पॉइंट नंबर 2 में. ठीक, एम आई क्लियर? यस सर. चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3. ये दोनों पॉइंट डिटेल में पढ़ने हैं बेटा. पॉइंट नंबर 3, रिफंड टू स्पेसिफिक पर्सन. सेक्शन 55 है बेटा इसके लिए स्पेसिफिक. बाकी माइक को म्यूट करो बेटा. सरस्वत माइक को म्यूट कर बेटा. सेक्शन 55 में 2 टाइप के पर्सन स्पेसिफाइड कर रखे हैं जिनको रिफंड मिलेगा. सेक्शन 55 में 2 टाइप के पर्सन है जिनको रिफंड मिलेगा. एक तो सेक्शन में ही पर्सन स्पेसिफाइड है, उसको नाम दे देता हूं बेटा मैं पर्सन स्पेसिफाइड. और कुछ पर्सन नोटिफाइड है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे. सेक्शन में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट नोटिफाई करे. तो जो पर्सन स्पेसिफाइड है वो हैं जैसे यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं बेटा, फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में हैं, ये है पर्सन स्पेसिफाइड. और इसमें बेटा पर्सन नोटिफाइड भी हुए हैं. लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है 11/2019 CSD. क्या होता है CSD बेटा? CSD मीन्स 1 कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो आता है. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट Yes, कवर्ड sir. अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नंबर 2 बेटा ये नई चीज आई है एक रिटेल आउटलेट. रिटेल आउटलेट कहां पर? लोकेटेड एट डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इस पे भी टाइम लगाऊंगा बेटा. रिटेल आउटलेट लोकेटेड एट डिपार्चर एरिया. दिल्ली से दुबई जा रहे हैं बेटा, टर्मिनल 3 में जाओगे. दिल्ली से दुबई इंदिरा गांधी से जा रहे हैं बेटा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 में एंटर करोगे. वहां पर 2 होते हैं ना, अराइवल और डिपार्चर. तो जब आपको जाना है तो आप किस तरफ जाएंगे बेटा? अपना
डिपार्चर एरिया में। जब आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? डिपार्चर एरिया। डिपार्चर एरिया में जाते हैं, वो रिटेल आउटलेट आते हैं। यस सर। Yes, ये sir. उन दुकानदारों की बात कर रहा है बेटा, उनको क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। एक स्पेसिफिक केस आया है, जब पहुंचूंगा यहाँ पर तब डिटेल में लूंगा बेटा। ये एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ाऊंगा सारे के सारे, ठीक है? सर डिपार्चर एरिया की बात क्या लिखा है आपने? डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके सर। अपने दिमाग में कोई इमेज चला लेना बेटा। दिल्ली से दुबई की आपकी फ्लाइट है, तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट में एंटर करेंगे, इसके बाद बोर्डिंग पास लेंगे, उसके बाद बेटा आपका सिक्योरिटी चेक हो जाता है। फिर सिक्योरिटी चेक को जैसे ही पार करते हैं, वहां लिखा आता ना अराइवल एरिया, डिपार्चर एरिया, तो आप तो डिपार्चर एरिया में जाओगे ना, आपको इंडिया से बाहर जाना है ना बेटा। तो डिपार्चर एरिया में से जब निकल के जाते हैं, बीच में दुकानें आती हैं, नोट करना, पहले दुकानें आती हैं, फिर आखिरी में पहुंचते हैं जहां बोर्ड करना होता है आपको। उन दुकानों की बात कर रहा है ये, उनको रिफंड मिलता है, ठीक है? एम आई क्लियर? Yes, sir. बाकी तो डिटेल में लूंगा बेटा जब इसको पढ़ाऊंगा मैं। चलो, 3 केसेस हो गए। पहले केसेस में किसका रिफंड बन रहा है? केवल हेडिंग बताना। ITC. पहले केसेस में किसका रिफंड बन रहा है? ITC. इनपुट टैक्स ITC. क्रेडिट का। 3 सिचुएशन है जहां पर Credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड मिल रहे हैं। दूसरी चीज में किसका क्रेडिट मिल रहा है? केवल आईजीएसटी का। IGST। दूसरी चीज में केवल IGST आईजीएसटी का जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपने एक्सपोर्ट करा आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, या आपने एससीजेड को सप्लाई करी है बेटा आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। थर्ड में किसको रिफंड मिल रहा है बेटा? कोई स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं जो सेक्शन 55 में दे रखे हैं। कुछ तो सेक्शन 55 की लिस्ट ही बनी हुई है, कुछ तो सेक्शन 55 की लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में दे रखे हैं यूएन एजेंसीज, फॉरेन एम्बेसीज एटसेट्रा। ये लोग परचेज करेंगे तो इनकी परचेज के ऊपर जीएसटी होता है, पर बाद में इनको रिफंड मिल जाएगा। ये परचेज करेंगे, इनकी परचेज के ऊपर जीएसटी होता है, पर बाद में इनको रिफंड मिल जाएगा। ऐसी कुछ पर्सन नोटिफाइड और कर दिए कि सर्टेन नोटिफाइड पर्सन और हैं जिनको रिफंड मिलेगा। इनको रिफंड मिलेगा यानी कि इनके परचेज के ऊपर तो जीएसटी लगेंगे, इनकी परचेज के ऊपर तो जीएसटी लगेगा आपका बेटा। इनके साहब बाद में इनको हम क्या कर देंगे? रिफंड प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं बोल सकता हूं ये किस चीज का रिफंड मिल रहा होगा इनको? इनवर्ड सप्लाई का। किस चीज का रिफंड मिल रहा होगा बेटा इनको? इनवर्ड सप्लाई। परचेज के ऊपर जो ये टैक्स पे करते हैं उसका इनको क्या मिलता है बेटा? रिफंड मिलता है, ठीक है? Yes, sir. रिफंड क्यों मिलता है बेटा, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, वो सब लूंगा। अभी तो केवल हेडिंग ही चल रही है कि किस किस सिचुएशन में बेटा रिफंड अराइज होता है। चौथा डीम्ड एक्सपोर्ट, ये भी डिटेल में लूंगा। टोटल 4 सिचुएशन है जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना है। डीम्ड एक्सपोर्ट बेटा एक तो गुड्स के रिगार्डिंग होता है, और ये सप्लाई डोमेस्टिक ही है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, पर ये ट्रीट करा जाता है एज ए एक्सपोर्ट। इंडिया से बाहर नहीं जाती हैं इसमें गुड्स, पर इसको ट्रीट करते हैं एज ए एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट नाम ही क्या है बेटा? डीम्ड एक्सपोर्ट। सेक्शन 147 से गवर्न होता है ये। और अगर मैं एक्ट ना बोलूं तो ये कौन से एक्ट की होगी बेटा? CGST. एक्ट को स्पेसिफाई ना करूं तो ये कौन से एक्ट की होगी बेटा? आपकी CGST एक्ट की। तो डीम्ड एक्सपोर्ट एक तो केवल किसके रिगार्डिंग होता है बेटा? ये गुड्स के रिगार्डिंग होता है, ये गुड्स के रिगार्डिंग होता है। नंबर 2 केवल 4 सिचुएशन में होता है। 4 सिचुएशन में ये माना जाएगा कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ है। 4 सिचुएशन में ये माना जाएगा कि ये क्या हुआ है बेटा? डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ है। वो डीम्ड एक्सपोर्ट आपका बच्चे एलिजिबल है रिफंड के लिए। तो अगर मैंने कोई सप्लाई करी है वो डीम्ड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में सेटिस्फाइड हो जाती है, उन 4 पॉइंट के अंदर कवर हो जाती है, देन इन दैट केस, इस केस में बेटा ये माना जाएगा कि मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट करा है और मुझे टैक्सेस के क्या मिल जाएंगे बच्चे? रिफंड अलाउड हो जाएंगे। आपने ईपीसीजी होल्डर सुना है बेटा? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, Yes, sir. जिसको मैंने कस्टम में पढ़ाया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। Yes, फॉरेन sir. ट्रेड पॉलिसी भी बेटा मैं यूट्यूब पे अभी अपलोड कर दूंगा 2-4 दिन में लेक्चर। तो जिनको मैंने पढ़ाया था उन्होंने तो पढ़ ही लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा बेटा मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। न्यू सिलेबस वाले कंसीडर कर लेना, एक क्वेश्चन उसमें से बनेगा। यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बेटा मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी थोड़ी सी रेफरेंस आ रही है, उसका सुन लेना बेटा। एक होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी लाइसेंस होल्डर। एक होता है एडवांस ऑथराइजेशन, कुछ होता है बेटा ये। अब मैं ईपीसीजी होल्डर हूं,
और आप सप्लायर हैं, मैं ईपीसीजी होल्डर हूं और आप सप्लायर हैं, दोनों हम इंडिया में बैठे हैं। आपने मुझे जो सप्लाई करी, आपके एंगल से ये क्या मानी जाएगी बेटा? आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। मैं डायग्राम में बनाता हूं बेटा। एक है सप्लायर, सप्लायर कोई भी ले लो बेटा, एक्स लिमिटेड। एक है बायर, बायर वाई लिमिटेड है और इसके पास ईपीसीजी लाइसेंस है। सर क्या होता है? अभी कुछ नहीं पता हमें। इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है। सर क्या होता है? कुछ नहीं पता। ये सारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में है बेटा, लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक, अब इसने इसको सप्लाई करी, इसने इसको सप्लाई करी। इस सप्लाई को बोलते हैं बेटा डीम्ड एक्सपोर्ट। ऐसे ऐसे 4 केस हैं बेटा। इस सप्लाई को क्या बोला जाता है बच्चे? डीम्ड एक्सपोर्ट। इस केस में जो भी टैक्स लगे होंगे उसका रिफंड मिल जाएगा। सर ये गुड्स इस सर्विस केस में- किसी की भी हो सकती है? हाँ जी बेटा, ये गुड्स और सर्विसेज किसी की भी सप्लाई हो सकती है? केवल गुड्स बेटा, डीम्ड एक्सपोर्ट सर्विस पे नहीं लगता मेरे बच्चे। डीम्ड एक्सपोर्ट सर्विसेज पे बेटा नहीं लगता। क्वेरी पूछते ही माइक म्यूट कर दिया करो बेटा, डिस्टर्बेंस होती है। एक्चुअली लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो रिक्वेस्ट है ये क्वेरी पूछते ही माइक म्यूट कर दिया करो, और क्वेरी जब भी अनम्यूट कर लो। डीम्ड एक्सपोर्ट आप लिख लो बेटा, एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गुड्स, सर्विसेज में डीम्ड एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। केवल 4 सिचुएशन है जो डीम्ड एक्सपोर्ट में आती है, और डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब सप्लाई डोमेस्टिक ही है, इंडिया की इंडिया में है, पर ये मान लेते हैं, इसको ट्रीट कर लेते हैं कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। माइक म्यूट करो बेटा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बच्चे। गौरव माइक को म्यूट करेंगे बेटा? गौरव, ठीक है। दिस वन इज डीम्ड एक्सपोर्ट। ये पॉइंट नंबर 1, केवल हेडिंग याद रखो और आगे बोलते रहो, बढ़ते रहो। पॉइंट नंबर 1 में आईटीसी का रिफंड मिलता है 3 सिचुएशन में। पॉइंट नंबर 2 में आईजीएसटी का रिफंड मिलता है 2 सिचुएशन में। पॉइंट नंबर 3, कोई पर्सन स्पेसिफाइड कर रखे हैं एंड नोटिफाई कर रखे हैं सेक्शन 55 में, उन्होंने जो भी अपनी इनवर्ड सप्लाई करी होगी उसको उनका क्या मिल जाएगा बेटा? रिफंड अलाउड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डीम्ड एक्सपोर्ट। ये गुड्स के रिगार्डिंग होता है। केवल 4 केसेस में बेटा डीम्ड एक्सपोर्ट की सिचुएशन अराइज होती है। इस केसेस में हम जो भी सप्लाई करेंगे इन पर्सन को, मेरे एग्जांपल में वाई को, जो भी कुछ हम सप्लाई करेंगे बेटा वाई को, वाई कौन है? ईपीसीजी लाइसेंस होल्डर है, वाई के पास बेटा एडवांस ऑथराइजेशन है। इन दैट केस ये माना जाएगा डीम्ड सप्लाई, उसको भी अपना जीएसटी क्या मिल जाएगा बेटा? रिफंड अलाउड हो जाएगा। 4 केस हो गए बेटा। पांचवा साहब, रिफंड। टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। बस मुझे चैप्टर बताओ आज से पहले कहां पढ़ाया था ये? रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, सेक्शन 15 थी बेटा ये आईजीएसटी एक्ट की। मैं थोड़ा सा तेजी से आपको रिवाइज कराता हूं बेटा। मैंने आईजीएसटी एक्ट में जब स्टार्टिंग में सबसे पहला चैप्टर सिखाता था सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई वो होती है जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, या एक स्टेट और दूसरा किस में है बेटा? यूनियन टेरिटरी में है। सप्लाई क्या मानी जाती थी? इंटरस्टेट सप्लाई। और कुछ सप्लाई बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट होती थी, एक्सपोर्ट, एससीजेड, और एक ये बताता था ना इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो सप्लाई करी है, और उसका पर्पस में ये बताता था बेटा कि इनको रिफंड देंगे, ये परचेज करेंगे, इनके परचेजेस पे आईजीएसटी लगेगा, जब इंडिया छोड़ के ये जाएंगे तो उस टाइम उनको क्या करेंगे बेटा? हम रिफंड प्रोवाइड करेंगे। कॉपी करा है बेटा ये बैंकॉक से, कॉपी करा है बेटा ये चाइना से, उसमें यही कॉन्सेप्ट होता है। बैंकॉक में मैं गया, मैंने वहां पर परचेजेस करी, बिल मेरे पास है, और वो गुड्स वापस लेके मैं कहां पर आ रहा हूं साहब? लेटर से इंडिया में आ रहा हूं। तो बैंकॉक के एंगल से पढ़े, वहां से क्या हो रहा है बेटा? एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है, तो वहां जो भी टैक्स मैंने पे करे थे उसको क्या मिल जाता है? रिफंड मिलता है। ऐसी ही कहानी बेटा इंडिया में बनाई है सेक्शन 15 में, रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। बड़ा बड़ा लिख लेना बेटा, ये भी एप्लीकेबल होता है खाली गुड्स के ऊपर, सर्विसेज पे नहीं है। इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में कोई सर्विस लेगा उसका कोई रिफंड नहीं है बेटा, एप्लीकेबल टू गुड्स ओनली। और एट प्रेजेंट स्कीम ऑपरेशनल नहीं है,
मतलब अभी कोई रिफंड नहीं मिलते, अभी कोई रिफंड नहीं मिलते। रूल्स बनने हैं बेटा, इसके रूल्स बने ही नहीं है। रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट बेटा इसके रिगार्डिंग रूल्स फ्रेम होने हैं टिल डेट। अभी तक इसके रिगार्डिंग बेटा कोई भी रूल फ्रेम नहीं हुए। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट फिरंगी बेटा जो इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ से गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज करके अपनी होम कंट्री में लेके जाएंगे। जनरली हैंडीक्राफ्ट लेते हैं बेटा यहाँ से वो गुड्स परचेज करके अपने होम कंट्री में लेके जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा एक सेक्शन बनाई है 15, वो जो भी टैक्स पे करेंगे हम उनको रिफंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी रिफंड एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली बेटा एट प्रेजेंट रिफंड नहीं मिलता। स्कीम ही ऑपरेशनल नहीं है ना, ये रूल ही फ्रेम नहीं हुए। ठीक है बेटा, एम आई क्लियर? Yes, sir. 6 अदर मिसलीनियस केसेस, इसमें बहुत सारे केस आ जाते हैं, उसमें सबको इकट्ठा कर देता हूं मैं। अदर मिसलीनियस केसेस, सबसे पहला एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर। तो एक बार तेजी से रिवाइज कराता हूं, आपको याद आ रहा हो बेटा 3 टाइप के लेजर होते थे, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक sir. कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फिर याद हो बेटा मेजर हेड और माइनर हेड होते थे। Yes, sir. आईजीएसटी इज द मेजर हेड, फिर उसका माइनर हेड में क्या चीज, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, अदर सम। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो ई कैश लेजर में अमाउंट मैं जमा करवाता था। अब लेटेस्ट से ई कैश लेजर में मैंने अमाउंट जमा करवा दिया 10 लाख। रिक्वायरमेंट अभी बेटा मेरी जो बन रही है वो खाली 6 लाख की है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ मिला के 6 लाख है, पर जमा करवा दिया बेटा मैंने 10 लाख। ऑल ऑफ सडन मुझे फाइनेंस की जरूरत पड़ गई, तो मेरा ही पैसा है जो बेटा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, ये 4 लाख रुपए का मुझे क्या मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है रिफंड क्लेम कर लो। ये 4 लाख रुपए का मैं क्या क्लेम कर सकता हूं बेटा, रिफंड क्लेम कर सकता हूं। तो जो भी पैसा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करवा दिया और मुझे लग रहा है कि अभी मेरी लायबिलिटी कोई अराइज नहीं होनी, तो मैं चाहूं तो अपना पैसा क्या कर सकता हूं साहब, रिफंड क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, मेरा ही तो पैसा है ना बेटा। Yes, sir. बी, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स का रेट 5% था, मैंने गलती से 12% पे कर दिया बेटा। टैक्स का रेट 5% था, गलती से मैंने 12% क्या कर दिया, पे कर दिया। गलती पकड़ में आ गई बेटा, डिपार्टमेंट के पास पहुंचो साहब, ये एक्स्ट्रा 7% जो आपने पे कर दिया इसका आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, रिफंड अलाउड हो जाएगा। तो आपका जो भी एक्सेस पेमेंट हुई है टैक्स की, पे करना था बेटा आपको 12%, लेटर से गलती से आपने पे कर दिया 18%। ये जो भी एक्सेस टैक्स आपने पे किया है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। जाइए रिफंड अप्लाई कीजिए, रिफंड आपको क्या हो जाएगा बेटा, सैंक्शन होगा। सर कैसे अप्लाई करते हैं वो तो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, अभी तो हम खाली सिचुएशन पढ़ रहे हैं बेटा कि किन किन सिचुएशन में मेरा रिफंड बन सकता है। नेक्स्ट रिफंड जो बन सकता है बेटा, टैक्स रोंगली पेड। ये सेक्शन 77 में था बेटा, किसी को याद आ रहा हो क्या था, टैक्स रोंगली पेड। पेबल था, जो देना था वो था आईजीएसटी, पे कर दिया CGST. या वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। Yes, sir. मुझे लगा इंट्रास्टेट सप्लाई है, मैंने पे कर दिया आईजीएसटी और बाद में पता चला सप्लाई इंट्रास्टेट थी, देना क्या था बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो लॉ से जो आपको एक्चुअल में पे करना है वो आप पे कर दो, जो आपको एक्चुअल में पे करना है वो आप पे कर दो, और जो गलत आपने बेटा पे किया है, जो आपने एक्चुअल में देना है, सॉरी आईजीएसटी देना था वो पे कर दो, और जो आपने गलती से पे कर दिया उसका रिफंड आप क्लेम कर लें। देना था आईजीएसटी, दे दिया सीजीएसटी, एसजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपकी जो गलत पे कर दिया उसका रिफंड क्लेम कर लो, और जो सही देना था वो क्या कर दो बेटा, अब एक्चुअल में आप पे कर दो। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, रिफंड ऑफ जीएसटी इन एडवांस। रिफंड ऑफ जीएसटी ऑन एडवांस।
comma where supply is not made. बेटा मैं सर्विसेज रेंडर करता हूँ, मेरी सर्विसेज ले लो, कोचिंग सर्विस, मैं सर्विसेज रेंडर करता हूँ, मैंने आपसे फी एडवांस ले ली, मेरी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी बेटा? Yes, sir. सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई अगर याद आ रहा हो, डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, Yes, sir. ठीक है ना बेटा? तो मेरे को एडवांस मिला लेटर से 1 लाख रुपए, पूरा बैच राउंड फिगर खेल लेते हैं, एडवांस बेसिस पे बेटा मेरी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो गई। बैच अभी शुरू भी नहीं हुआ, बैच तो जनवरी में स्टार्ट होना है, फेस टू फेस बैच जनवरी में स्टार्ट होना है। लायबिलिटी मेरी क्या हो गई बच्चे? अभी से अराइज हो गई। मैंने क्या कर दिया? जीएसटी जमा करवा दिया। बाद में किसी कारण से बैच स्टार्ट हो नहीं पाया, मैंने बच्चों की सारी फी रिफंड करी बेटा। अब बच्चों की फी तो मैंने रिफंड कर दी, पर जीएसटी तो मैं जमा करा चुका हूं, करूं क्या? उस जीएसटी का मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? रिफंड मिल जाएगा। तो एडवांस बेसिस पे अगर आप जीएसटी जमा करवा चुके हैं, एडवांस आपको मिला, लायबिलिटी अराइज हुई, आपने जीएसटी जमा करवा दिया, किसी कारण से सप्लाई नहीं कर पाए, तो जो जीएसटी आपने जमा करवाया है उस जीएसटी का आपको क्या मिल जाएगा बेटा? रिफंड मिल जाएगा। ठीक, सर ये वाला प्रोविजन गुड्स के केस में तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना सर? गुड, मार्वलेस बेटा। गुड्स के केस में क्यों नहीं होगा ये और बताओ? सर क्योंकि एडवांस जो रिसीव करते हैं गुड्स में वो उस पर टैक्स उसमें जीएसटी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। मार्वलेस, मार्वलेस, इसलिए मैंने एग्जांपल भी सर्विस का लिया था बेटा। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, सर एक बार रिफंड। एक्सक्यूज मी सर, बोले, सर बोले। एक बार वो उन्होंने जो बोला कि गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, उसका एक बार आप दोबारा बता दो रीजन। रीजन ये था ना बेटा, गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता। टाइम ऑफ सप्लाई तब आता है जब सप्लाई होती है। आप इसको ऐसे समझो, गुड्स में अगर एडवांस मिला है Okay. जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज के केस में अगर एडवांस मिला है जीएसटी लायबिलिटी अराइज होती है। ब्रैकेट में आप लिख लेना, रेफर चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, उस चैप्टर में मिलेगा ये। रेफर Okay, चैप्टर thank you, टाइम ऑफ सप्लाई, उस चैप्टर में होगा बेटा ये। ओके सर। चले मूव ऑन। नेक्स्ट मैं हेडिंग लिख रहा हूं, समझाएंगे आप। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जजमेंट और डिक्री ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये? क्या कहना चाह रहा है बेटा ये? सर जब भी हम अपील डिपार्टमेंट करते हैं ने तो मेरे अगेंस्ट डिमांड रेज कर दी। सेक्शन 73 74 डिमांड चैप्टर। Yes, डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट डिमांड रेज कर दी। वो डिमांड मुझे कुछ प्री डिपॉजिट करना भी पड़ता है। यस सर, डिमांड का मुझे प्री डिपॉजिट भी करना पड़ता है। सर्टेन परसेंटेज आती है ना बेटा, एडमिटेड Yes, सारा sir. दे दो, डिस्प्यूटेड का 10% 10% दे दो। वो मान के चल रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। वो मैंने जमा करवा दिया और मैटर अपील रूट में चला गया। अपील रूट में मैं जीत गया, अपील रूट में मैं जीत गया, तो मेरा पैसा क्या मिलेगा बेटा? मुझे वापस मिलेगा। जो प्री डिपॉजिट मैंने कर दिया था वो मुझे क्या मिलेगा बेटा? रिफंड मिलेगा। तो वो सिचुएशन बन रही है बेटा ये आपकी रिफंड की। देश जान की सिचुएशन हो सकती है बेटा ये। अगर किसी को याद आ रहा हो, एक प्रोविजनल असेसमेंट भी तो होती थी। यस Yes, सर, यस सर। Higher rate और lower rate में पर। गुड 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 गुड। रिफंड इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। मेरी प्रोविजनल असेसमेंट हो गई 28% पे, फाइनल असेसमेंट हुई 18 पे, तो मैं तो 28 दे चुका हूं बेटा, फाइनल हुई 18 पे। ये एक्स्ट्रा क्या होता था साहब? मुझे रिफंड मिलता था। याद आ रहा है बेटा? यस सर, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था असेसमेंट चैप्टर में, प्रैक्टिकल भी कराए थे इसके बेटा मैंने। ये कौन से चैप्टर में करा था? अपील एंड रिव्यू। क्लियर? ये दीपक जैन क्लासेस डीजीसी के नाम से किसने एंटर कर रखा है डिवाइस में बेटा? चलो आगे। यस सर, यस सर। चलो, ये है बाय एंड लार्ज सिचुएशन आपके बेटा, और ये लिस्ट आपकी कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है कि ये होगा। और भी सिचुएशन बन सकती हैं, वो बेटा डिपेंड करेगी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में, जहां पर आपका रिफंड क्या हो सकता है साहब? अराइज हो सकता है। पर हम जो डिस्कस करेंगे बेटा आपके सिलेबस के लिए, वो बाय एंड लार्ज ये वाले केसेस डिस्कस करेंगे जहां पर रिफंड सिचुएशन क्या होती है बेटा? आपकी अराइज होती है। तो एक बार तेजी से ले लें बेटा, एक बार तेजी से। यस सर,
सबसे पहला रिफंड किसमें केस में बन रहा है बेटा, किस चीज का रिफंड है? सबसे पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे टैक्स में केवल 3 जगह रिफंड मिलते हैं। नंबर 1 एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। नंबर 2 SEZ को सप्लाई करिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नंबर 3 इनवाइटेड टैक्स स्ट्रक्चर। मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा क्योंकि पढ़ाना ही मुझे रिफंड में ये है। जो चेंजेस हैं, जो पढ़ने लायक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, वो आने ही इसके हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड लेते हैं अभी। रिफंड ऑफ IGST ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। आउटपुट के ऊपर अगर बेटा जीरो रेटेड है, दोनों के ऊपर IGST लगता है, IGST अगर आपने पे करा है, जाइए उसका रिफंड क्लेम कीजिए। थर्ड पॉइंट में कुछ पर्सन स्पेसिफाइड है, नोटिफाइड है सेक्शन 55 में, उनकी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर हम उनको क्या करेंगे बेटा, रिफंड प्रोवाइड करेंगे। उनकी सप्लाई के ऊपर हम उनको रिफंड प्रोवाइड करेंगे। इनवर्ड वर्ड बल्कि मैं यूज करता ही नहीं, बस पर्सन स्पेसिफाइड और नोटिफाइड ही लिख देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। इनवर्ड हटा ही देना बेटा, ठीक है। कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, नोटिफाइड पर्सन है, उनको हम क्या करेंगे बेटा, रिफंड प्रोवाइड करेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट बेटा 4 सिचुएशन है पूरे GST में जिनको डीम्ड एक्सपोर्ट माना है। ये केवल गुड्स के रिगार्डिंग होती हैं। गुड्स रहती इंडिया में ही है पर ट्रीट किया जाता है कि ये डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ है। जैसे हम कुछ भी सप्लाई करें EPCG लाइसेंस होल्डर को, हम कुछ भी सप्लाई करें एडवांस ऑथराइजेशन वालों को, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर में है बेटा ये कस्टम में साहब, कस्टम के उसके टॉपिक होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें ये कॉन्सेप्ट होते हैं EPCG लाइसेंस होल्डर एंड एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर। इनको अगर हम कुछ भी सप्लाई करेंगे वो बेटा डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल टूरिस्ट का बेटा पॉइंट बना था, एट प्रेजेंट ये ऑपरेशनल नहीं है। 6 बेटा अदर मिसलेनियस पॉइंट हो सकते हैं जहां पर आपको रिफंड क्या होगा बच्चे, प्रोवाइड होगा। चलूं आगे। हाँ जी सर। अब रिफंड का प्रोसीजर क्या है, एक बार स्टेप बाय स्टेप बना देता हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं और रिफंड कैसे मिलता है। फिर ये सारे पॉइंट जो है ना 1 से लेके 6 तक बेटा ये 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर ये चैप्टर अपना वाइंड अप हो जाता है। तो एक बार हेडिंग डालो बेटा, प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड। आधे से ज्यादा समस्या तो मैं इसी में क्लियर कर दूंगा अमेंडमेंट की। प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड क्वेरी होंगी, पर पहले मुझे कंप्लीट करने देना अपनी तरफ से, फिर आपकी तरफ से 1 बाय 1। माइक अपने म्यूट ही रखना बेटा। क्या हेडिंग डाल रहे थे बेटा? Procedure to claim refund. प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड। ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन मिल जाएं। सेक्शन 54 रेड विद वेरियस रूल्स है बेटा, वो जहां जहां रूल की रेफरेंस आएगी मैं देता रहूंगा। जितने भी रिफंड मैंने अभी लिखे हैं सबका प्रोसीजर सेम है, 2 को छोड़ के। जितने भी मैंने बेटा अभी रिफंड लिखे हैं ना, देश जहान के रिफंड लिखे थे अभी इससे ठीक पहले वाले, ये वाले, इन सब का प्रोसीजर क्या है बेटा, आपका कॉमन प्रोसीजर है अप्लाई करने से रिफंड मिलने तक का। 2 केसेस में ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता, तो पहले वो 2 केसेस लिख दूं बेटा मैं। Such refund procedure is not applied in following 2 cases. किसी को आइडिया हो बेटा, पहले किसी ने कहीं पढ़ रखा हो, किस किस में नहीं लगता ये? सर प्रोविजनल असेसमेंट वाले में ये रिफंड प्रोसीजर बेटा जो है, प्रोसीजर मतलब कैसे अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे उसको प्रोसेस करता है, फिर कैसे रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में आता है। ये प्रोसेस बेटा 2 चीजों में, 2 केसेस में अप्लाई नहीं होता। नंबर 1 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स और गुड्स का क्या है बेटा, एक्सपोर्ट। SEZ नहीं है, एक्सपोर्ट है। SEZ नहीं है बेटा, कहीं जीरो रेटेड, अपने आप दिमाग में कहीं इमेज बना लो कि जीरो रेटेड, केवल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली एंड ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में बेटा आपका ये क्लेम का प्रोसीजर नहीं चलेगा। किसी बच्चे को आइडिया हो बेटा क्यों नहीं चलेगा ये क्लेम का प्रोसीजर? एनीवन, किसी को आइडिया हो बेटा क्यों नहीं चलेगा ये क्लेम का प्रोसीजर? कस्टम के हिसाब से तो कस्टम बेटा ऐसे मजा आता है बस, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम से गवर्न होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम से गवर्न होता है। तो अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट करा है उसके ऊपर IGST लगा होगा,
गुड्स का अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एंड IGST भी तो हो सकता है बेटा। Yes, sir. ऐसे तो एक्सपोर्ट बाय एंड लार्ज फ्री होते हैं, 99% तो फ्री होता है ना एक्सपोर्ट बेटा। हाँ पर फिर भी अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के कारण अगर आपका रिफंड बनता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के कारण अगर आपका रिफंड बनता है, ये गवर्न होता है बेटा कस्टम से। ये गवर्न होता है बेटा आपका कस्टम से, ठीक है। और सेकंड बेटा रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर। इस केस में भी बेटा ये डिटेल प्रोसीजर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी प्रोसीजर मैं लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा क्या है बेटा ये डिटेल में साहब आपका प्रोसीजर है, बिल्कुल एक डिटेल क्या है बेटा ये आपका प्रोसीजर है। ई कैश लेजर से अगर आपको रिफंड लेना है, ये वाली सिचुएशन बेटा कहां गया? 10 लाख 6 लाख वाली 10 लाख 6 लाख वाला जो केस बनाया था मैंने, दिस वन मैंने ई कैश लेजर में जमा करवा दिए 10 लाख, यूज हुए अभी 6 लाख। नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है अभी कोई लायबिलिटी मेरी अराइज नहीं होनी, कोविड के चक्कर में मेरा बिजनेस ही बंद है, तो अभी मेरी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होनी, 4 लाख रुपए नेसेसरी पड़े हुए हैं, तो मैं इसका रिफंड क्लेम कर सकता हूं। डिटेल प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। GSTR 3B जो फाइल होती है ना बेटा, Yes, sir. उसमें ले लो। जो रिटर्न फाइल होती है, उस रिटर्न फाइल के थ्रू ही मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है बेटा। ई कैश लेजर मेरा ही पैसा है जो अकाउंट में पड़ा हुआ है, ई कैश लेजर मेरा ही पैसा है जो अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं अपना पैसा वापस ले रहा हूं, तो डिटेल प्रोसीजर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 54 में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे GSTR 3B, इस रिटर्न के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं बेटा, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इन दो केसेस में ये रिफंड का प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता। दो के अलावा बाकी कितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहे, सबका प्रोसीजर सेम है, जो अभी मैं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। दो के अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहे, प्रोसीजर सबका क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. करें स्टार्ट? Yes, sir. चलिए स्टार्ट करें बेटा वन बाय वन। सबसे पहला आपका बेटा स्टेप 1, रिफंड स्यू मोटो होता होगा या SSC को अप्लाई करना पड़ता होगा? अप्लाई SSC को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई। को apply तो पहले करना। स्टेप 1 की हेडिंग डाल देते हैं, रिफंड एप्लीकेशन बाय एप्लीकेंट। रिफंड एप्लीकेशन बाय एप्लीकेंट। एप्लीकेंट बेटा क्या लगाएगा साहब, रिफंड एप्लीकेशन लगाएगा, गवर्निंग बाय रूल 89 है बेटा। चलिए पॉइंट फॉर्म में बेटा, एप्लीकेशन ऑनलाइन लगेगी या फिजिकल भी हो सकती है? ऑनलाइन एप्लीकेशन Online, ऑनलाइन online, लगेगी sir. या बेटा Online, फिजिकल भी हो सकती है? ऑनलाइन ऑनलाइन सर। 2019 एंड ऑनवर्ड ओनली एंड ओनली ऑनलाइन। पहले फिजिकल भी हो जाता था बेटा, पोर्टल जब तक पूरा ऑपरेटिव नहीं था, पहले फिजिकल भी एंटरटेन हो जाती थी। आज के टाइम बेटा ओनली एंड ओनली ऑनलाइन। रिफंड एप्लीकेशन GST RFD 01 ओनली ऑनलाइन। 2019 से हुआ है बेटा आपका ये ओनली ऑनलाइन। इसके लिए रूल भी बनाया है इन्होंने, रूल 97 है, याद करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट याद कर लेना। रिफंड एप्लीकेशन GST RFD 01 ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फाइल। एप्लीकेशन के साथ याद रखना बेटा, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं, एप्लीकेशन के साथ डिक्लेरेशन भी जाती है। एप्लीकेशन के साथ मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं और एप्लीकेशन के साथ डिक्लेरेशन भी जाती है। हो रहा है सब कुछ ऑनलाइन ही बेटा। ये सर डॉक्यूमेंट किस टाइप के, डॉक्यूमेंट किस टाइप के बेटा, इंपोर्ट का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, इंपोर्ट के टाइम जो IGST लगता है, तो बेटा बिल ऑफ एंट्री अटैच करो, प्रूफ करो ना IGST आपने पे कर रखा है। Yes, sir. पोर्टल को कैसे पता चले बेटा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको देने पड़ेंगे, प्लस डिक्लेरेशन भी होती है।
डॉक्यूमेंटेशन प्लस डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंटेशन प्लस डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज के लिए होती होगी बेटा? डॉक्यूमेंटेशन किस चीज के लिए होती होगी? प्रूफ को, आपके प्रूफ को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि एक्चुअल में आप एलिजिबल भी है नहीं है, नहीं वैसे तो अप्लाई नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ करो कि आपका रिफंड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। सर मैंने एक्सेस टैक्स पे कर दिया था, तो पहले तो वो इनवाइस ही दिखा दे भाई, जिस इनवाइस पे आपने क्या करा था, एक्सेस टैक्स पे किया था। और दूसरा जाता है डिक्लेरेशन कि यस रिफंड के लिए आप ही एलिजिबल है। दूसरी जाती है डिक्लेरेशन के रिफंड के लिए आप ही एलिजिबल हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस लेता हूं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? अच्छा सुन रखा है। एनरिचमेंट, यस सर आपने पढ़ाया है। सर पढ़ाया हुआ है आपने। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ये बोलती है रिफंड आपको तभी मिलेगा जब ये बर्डन आपके अपने ऊपर है। बर्डन आपके ऊपर है। रिफंड आपको पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में रिफंड आपको तभी मिलेगा जब ये बर्डन आपके अपने ऊपर है। मैं कह रहा हूं मैंने 12 की जगह 18% दे दिया, पर हो सकता है मैंने बाहर से रिकवर करके दिया हो, अपनी जेब से ना दिया हो। टैक्स बेटा गलत पे कर दिया, टैक्स एक्सेस पेड देना था 12, दे दिया मैंने कितना परसेंट बेटा आपको? 18%। आपको मतलब गवर्नमेंट को लाइए मेरा 6% रिफंड दीजिए। तो पहले तो भैया डॉक्यूमेंटेशन दे, जो आपने 18 दे दिए पहले तो ये प्रूव करके 18 दिए, और फिर ये डिक्लेयर कर, ये चीज की डिक्लेरेशन दो कि 18 का बर्डन आपके अपने ऊपर है। ये 18 जो आपने 18% दिया आपने अपनी जेब से दिए, ये बाहर से आपने क्या नहीं करे बेटा, रिकवर नहीं करे। तो डिक्लेरेशन हम किसके लिए लेते हैं बेटा? डिक्लेरेशन हम किसके लिए लेते हैं? अनजस्ट एनरिचमेंट को चेक करने के लिए कि कहीं बर्डन पास ऑन तो नहीं हो गया। डिक्लेरेशन हम लेते हैं बेटा अनजस्ट एनरिचमेंट चेक करने के लिए कहीं बर्डन आपने पास ऑन तो नहीं कर दिया। डिक्लेरेशन में भी बताऊंगा बेटा मैं, अगर छोटा मोटा बेटा आपका रिफंड अमाउंट है लेस देन 2 लाख, सेकंड में क्या बनेगा? 2 लाख और अबव। अगर छोटा मोटा माना है इन्होंने 2 लाख से कम, ऑल्दो 2 लाख से कम अपने आप में अमाउंट होता है, 190 का रिफंड है, ये अपने आप में ये क्या है बेटा, बड़ा अमाउंट है। अगर लेस देन 2 लाख है, इस केस में बेटा सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद ही बता दो आप कि आपने बर्डन पास ऑन नहीं करा। सर मैंने झूठ बोल दिया तो फिर सारा रिकवर करेंगे बेटा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सेक्शन 73 74 डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में बेटा, उसमें एक पॉइंट ये भी तो था ना, रिफंड इरेनियसली मेड। यस सर। उसमें था नहीं टैक्स शॉर्ट लेवी शॉर्ट Short, पेड, नॉट yes, लेवी sir. नॉट पेड, Not और फिर paid. था रिफंड इरेनियसली, वो वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना। चलो डिक्लेरेशन अगर 2 लाख से कम है, सेल्फ डिक्लेरेशन 2 लाख या उससे ज्यादा है, याद आ रहा हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सर्टिफिकेट बाय CACMA सर्टिफिकेट, ये मैंने पढ़ा रखा है क्या पहले? यस सर, रिफंड में। अच्छा मतलब रिवाइज हो रहा है। चलो फिर तेजी से थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ जी आप ही का क्या बन रहा है, प्रूफ बन रहा है, आप ही का रिफंड बन रहा है, उसके कोई डॉक्यूमेंट तो अटैच कर दो। और दूसरा डिक्लेरेशन दो कि अनजस्ट एनरिचमेंट ये बर्डन आप ही के ऊपर है। 2 लाख से कम है तो बेटा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जाती है, 2 लाख या उससे ज्यादा होते ही बेटा CA का सर्टिफिकेट लगता है। 4 एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा जब अलग से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं होती, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं होती। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आगे बनेगा बेटा, अभी प्रोसीजर दिमाग में आपके सेट कर दूं मैं। चले मूव ऑन। यस सर। जैसे ही एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं सिस्टम जनरेट कर देता है बेटा ARN नंबर। ARN नंबर जनरेटेड बाय पोर्टल। ARN नंबर का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलता है ये मान लिया जाता है हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। जैसे ही ARN मिलता है बेटा ये मान लिया जाता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या हो गई साहब, सबमिट हो गई।
मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मेरा छोटा सा क्वेश्चन बेटा आपसे, ठंडे दिमाग से आंसर देना। मेरा रिफंड क्लेम अराइज हो रहा था बेटा आज, या डेट ही मैं चलो सिंपल ले लेता हूँ। मेरा कोई रिफंड बन रहा था, रिफंड क्लेम अराइज हो रहा था बेटा मेरा 1 जनवरी 2020 को। मैंने GST RFD 1 लगाया, क्या था ये, मैं भूल जाता हूँ, बोलते रहा करो। रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड एप्लीकेशन का फॉर्म। ये लगाई बेटा मैंने कोई भी डेट 15 दिसंबर 2028 को, 8-10 साल के बाद। क्या रिफंड फाइल करने का, रिफंड मांगने का, रिफंड एप्लीकेशन लगाने का भी क्या कोई टाइम पीरियड होना चाहिए? यस सर, क्या कहते हैं बेटा? यस यस सर सर। होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। किसी को याद हो, कुछ पढ़ रखा हो, कितना टाइम होता है बेटा? 2 इयर्स है शायद। गुड गुड गुड, वेरी गुड। रिफंड एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर। कहां से देखें जी 2 ईयर? अलग अलग केस हैं तो 2 साल भी अलग अलग बनेंगे। यस सर, कोई ITC का रिफंड है, कोई IGST का रिफंड है, कोई डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड है, उसमें भी गुड्स अलग चल रही हैं, सर्विसेज क्या चल रही हैं, अलग चल रही है, कोई टैक्स रॉन्गफुली पेड है। तो जब रिफंड के केस अलग अलग हैं तो 2 साल भी अलग अलग होंगे बेटा। यस सर, हाँ करो। यस सर। तो फिर 2 साल कहां से देखें? लॉ ने बोला रेलेवेंट डेट से देखो। सर क्या होती है रेलेवेंट डेट? अलग से पढ़ाऊंगा, बस अभी ये याद रखना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेलेवेंट डेट आएंगी, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेलेवेंट डेट आएंगी। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो जब गुड्स एक्चुअली इंडिया से क्रॉस करी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो जब गुड्स एक्चुअली में इंडिया से क्रॉस करी, वहां से 2 साल देखेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जब पेमेंट मिलती है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जब क्या मिलती है बेटा? पेमेंट मिलती है, वो रेलेवेंट डेट मानी जाएगी, वहां से 2 साल देखेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में डीम्ड एक्सपोर्ट की अलग से रिटर्न जाती है बेटा, तो जब वो रिटर्न गई होगी वहां से 2 साल कंसीडर करेंगे। कोर्ट की जजमेंट आ गई, उसके कारण मेरा रिफंड बन गया, कोर्ट की जजमेंट आ गई, उसके कारण मेरा रिफंड बन गया। तो जब वो कोर्ट की जजमेंट आई होगी उसको रेलेवेंट डेट बोलेंगे, वहां से 2 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना है। प्रोविजनल असेसमेंट करी थी बेटा, बाद में फाइनल असेसमेंट हुई और फाइनल असेसमेंट के कारण मेरा रिफंड बन गया। तो जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुई उसको रेलेवेंट डेट माना है, वहां से 2 साल कंसीडर करेंगे। अभी कुछ लिखना मत, अभी केवल आप ये लिखना बेटा 2 ईयर कहां से देखने हैं हमें? फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। इतने दिन में मुझे रिफंड मिल जाएगा या इतने टाइम के अंदर मुझे अप्लाई करना है? इतने टाइम में अप्लाई करना है। अप्लाई करना। इसे हेडिंग याद रखना बेटा, इतने टाइम में तो हमें अप्लाई करना है। कैन दिस टाइम बी एक्सटेंडेड? नो, कैन दिस टाइम बी एक्सटेंडेड? नो सर, एब्सोल्यूट टाइम पीरियड है बेटा, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। एब्सोल्यूट टाइम पीरियड है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर ये लैप्स हो गया रिफंड टाइम बार हो जाएगा बेटा। अगर ये लैप्स हो गया रिफंड ही क्या हो जाएगा बेटा? टाइम बार। टाइम बार। तो स्टेप 1 में याद रखने लायक बस ये 3-4 चीजें हैं। तेजी से बोलो और आगे निकलते रहो बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा स्टेप 1 में? एप्लीकेशन जो भी लगेगी क्या लगेगी बेटा? ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेगी। फिजिकल एप्लीकेशन का अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर 2017 में हमारे फादर ने लगाई थी, 2018 में हमारे नॉन टू ने लगाई थी फिजिकल। बेटा उस टाइम होता था, पोर्टल प्रॉपरली ऑपरेटिव नहीं था। अब पोर्टल प्रॉपरली ऑपरेटिव है। 19 से जो भी उसके बाद जो भी एप्लीकेशन लगेंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन GST RFD 01 में है। और ये रूल ने भी बोल दिया, लॉ ने भी प्रिस्क्राइब कर दिया, अब जो कुछ है ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका रिफंड बन रहा है, उसके डॉक्यूमेंट अटैच करो। बर्डन आपके अपने ही ऊपर है, आपने बर्डन पास ऑन तो नहीं करा, इसके हमें डिक्लेरेशन दे दो। 2 लाख से कम है तो सेल्फ आप ही डिक्लेरेशन दे दो। 2 लाख या उससे ज्यादा है जाओ CA CMA का सर्टिफिकेट लेके आओ, वो डिक्लेरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका ARN नंबर आता है तो ही आपकी एप्लीकेशन फाइल मानी जाती है। सर कब तक ये एप्लीकेशन फाइल करनी होती है? अभी याद करना है 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। 2 ईयर अपने आप में एब्सोल्यूट है, एक्सटेंशन किसी टाइप की कोई अलाउड नहीं होगी। 2 ईयर अपने आप में एब्सोल्यूट है बेटा, एक्सटेंशन किसी टाइप की अप्लाई अलाउड नहीं होगी। कोई दिक्कत झगड़ा परेशानी? नो सर। आर यू श्योर? यस यस सर। सर। इशू, छोटा छोटा इशू लिख रहे हैं बेटा आप, आज साथ साथ चल रहे हैं मेरे।
इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, इंट्रा स्टेट, मैं जान के इंट्रा स्टेट ले रहा हूँ। कौन कौन से टैक्स लगते हैं इंट्रा स्टेट में, मैं भूल जाता हूँ। जीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। उसको हो बस ठीक है, यूटीजीएसटी हटाओ, एसजीएसटी लो। सर मैंने पे कर दिया 9% ईच, पेड है बेटा ये, यानी कि 18% के हिसाब से मैंने पे कर दिया बेटा। Yes, sir. और मुझे बाद में पता चला इसका तो रेट 12 ही है, इसका तो रेट ही 12 है। मैं तो गलत क्लासिफिकेशन कर गया। कितना देना चाहिए था? 6. रिफंड कितना बन रहा है? रिफंड 3% ईच। बर्डन मेरे ही ऊपर है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। ये तो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा ना। ये तो Yes, sir. ये बर्डन मेरे ही अपने ऊपर है, बर्डन मेरे अपने ऊपर है। मेरा रिफंड बन रहा है 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। बच्चों के क्लिक कर गया होगा। मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, क्या क्वेश्चन पूछूंगा? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने। इसका जीएसटी आरएफडी 01 अलग जाए, इसका जीएसटी आरएफडी अलग जाए, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिफंड देगी, एक स्टेट गवर्नमेंट। सीजीएसटी का रिफंड कहां से मिलेगा? सीजीएसटी का रिफंड कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें क्या पता सर कौन देंगे, हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, हमें यही नहीं पता चल रहा है हमारे पेपर होंगे नहीं होंगे। एसजीएसटी का कौन देगी? मुद्दे पे आओ। एसजीएसटी का रिफंड कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। ये मान लेते हैं दिल्ली का है केस, इंट्रा स्टेट सप्लाई दिल्ली की है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा, तो सीजीएसटी का तो रिफंड देगी मोदी गवर्नमेंट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी केजरीवाल साहब। फालतू की बातें इसमें नहीं चलती। ठीक है, बाकी माइक को म्यूट रखो बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चे, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। चलो मुद्दे पे आओ। बस सीधा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, रिफंड एप्लीकेशन कितनी लगेगी? एक ही लगेगी सर, एक ही लगेगी सर, एक ही लगेगी। आराम से पढ़े लिखे लोग, हम पार्लियामेंट नहीं है। एप्लीकेशन एक लगेगी, 2 लगेगी? एक लगेगी। इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ, आंसर सही सही दे देना बेटा, नहीं बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा नालायकों का। जब ये मैंने पे करा होगा, ये चालान सिंगल जनरेट हुआ होगा या अलग अलग चालान के थ्रू पे होते हैं? सिंगल, अलग अलग चालान के सिंगल चलान। सर सही बताया, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा कि ऐसे कौन से चैप्टर में आपने ये पढ़ाया था कि सिंगल चालान जनरेट होता है या डबल चालान। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, चालान बताओ जल्दी से, सिंगल या डबल? सिंगल सर, सिंगल चालान। एक ही चालान क्या होता है बेटा आपका जनरेट होता है, उसके थ्रू ये टैक्स पे होते हैं। तो ये याद रखना, रिफंड एप्लीकेशन भी सिंगल जाती है, ये याद रखना, बड़ा बड़ा लिख देना है इसको। रिफंड एप्लीकेशन भी क्या होती है साहब? सिंगल जाती है। नहीं आ रहा सर समझ में? आ गया सर। आ रहा है सर। सर अब हम किसको अप्लाई करें? सीजीएसटी ऑफिसर को अप्लाई करें, एसजीएसटी को अप्लाई करें? हमारी एप्लीकेशन किसके पास जा रही है, कौन से ऑफिसर के पास जाएगी? एक सेक्शन होती है सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये था क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पावर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफिसर की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, एसजीएसटी ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर की पावर क्या कर सकता है बेटा? एक्सरसाइज कर सकता है। एक दूसरे की पावर क्या कर सकते हैं बेटा? ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा सेक्शन 6 में, ये लिखा हुआ है बेटा आपका सेक्शन 6 में। ठीक सर, आपने क्यों बताया ये? मैंने इसलिए बताया बेटा, हम पोर्टल को अप्लाई कर देते हैं, वो पोर्टल के अपने इंटरनल काम है कि सीजीएसटी ऑफिसर इसको संभालेगा या एसजीएसटी ऑफिसर, वो हमारी टेंशन नहीं है बेटा। वो पोर्टल अपने आप ही क्या कर देगा साहब? काम असाइन कर देगा। पोर्टल अपने आप ही काम क्या कर देगा बेटा? काम असाइन कर देगा। Am I clear? यस सर। तो बस ये लिख लेना बेटा, सिंगल रिफंड एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड, सिंगल रिफंड एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड। सर ये पावर ऑफ के बाद क्या लिखा है? पीओ, क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पावर ऑफ पीओ, मतलब सीजीएसटी ऑफिसर एसजीएसटी ऑफिसर की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, एसजीएसटी ऑफिसर सीजीएसटी की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मान लो ये मैटर मेरा चला गया सीजीएसटी ऑफिसर के पास, तो रिफंड तो मेरा एसजीएसटी का भी बन रहा है ना बेटा, तो एसजीएसटी का रिफंड भी क्या कर देगा? रिफंड ऑर्डर पास करेगा।
अलग अलग ऑफिसर नहीं होंगे, एक ही। और मान लो मेरा केस है SGST ऑफिसर के पास, तो SGST ऑफिसर वो बेटा दोनों CGST का भी ऑर्डर पास करेगा और SGST का भी। ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। Yes, sir. Yes, sir. शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. स्टेप 1 कंप्लीटली वाइंड अप बेटा मेरी तरफ से आपके इफ्स एंड बट्स। केवल हेडिंग बता दो स्टेप 1 की और आगे चले जाओ। Refund एप्लीकेंट application क्या by करेगा बेटा? एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेंट बेटा एप्लीकेशन फाइल करेगा। हो गई एप्लीकेशन फाइल बेटा, पोर्टल के पास चलेगी, पोर्टल ने ARN नंबर दे दिया। स्टेप 2 में एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, कि हाँ जी आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई। बेटा माइक को म्यूट करें बच्चे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन बाय PO। और PO फेस टू फेस नहीं देता बेटा, PO फेस टू फेस नहीं देता, आता कॉमन पोर्टल के थ्रू ही है। ये इसका रूल 90 है, याद करने की जरूरत नहीं, कंटेंट याद कर लेना बेटा। एक्नॉलेजमेंट देने से पहले PO 2 चीजें चेक करता है। प्रायर टू एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन देने से, एक्नॉलेजमेंट देने से पहले PO ने 2 चीजें चेक करनी है। क्या 2 चीजें चेक करता होगा बेटा? एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिक्लेरेशन है या नहीं है। अरे रिफंड क्लेम कर तो दिया भाई, डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा कर। डिक्लेरेशन दी है या नहीं दी है? ठीक, पहले तो वो ये चीज चेक करता है। और दूसरी चीज बेटा इसमें ये चेक होती है अगर ITC का रिफंड है। अगर ITC का रिफंड उन 3 सिचुएशन में हो सकता था बेटा। हाँ। अगर ITC का रिफंड है, ठंडे दिमाग से आप सोच के बताना। मेरे ई क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं इसमें से 20,000 का ITC का। क्या ई क्रेडिट लेजर 20,000 से कम हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? डेफिनेटली हो जाएगा सर, हो ही जाएगा। ई क्रेडिट लेजर बेटा मेरा 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कोई भी एक अकाउंट IGST CGST कुछ भी समझ लो, 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मेरा रिफंड का केस बन रहा है उसमें से, लेटेस्ट से मेरा 20,000। अगर मैं 20,000 रुपए रिफंड क्लेम कर लूं और ये सर पे पूरा 1 लाख ही रहे, अकाउंट्स में पूरा 1 लाख ही खड़ा रहे बेटा, फिर तो 1 लाख रुपए का मैं पूरा ITC क्लेम कर लूंगा, मुझे डबल बेनिफिट हो गया। हाँ। तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 20,000 से कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में ये चेक करते हैं जितने का आपने ITC क्लेम किया है उतने से बेटा ई क्रेडिट लेजर आपका डेबिट हुआ है या नहीं हुआ। जितने का आपने रिफंड क्लेम करा है उतने से बेटा ई क्रेडिट लेजर में अमाउंट कम हुआ है या नहीं हुआ। ये 2 चीजें चेक होती हैं, उसके बाद ही PO क्या करता है बेटा? एक्नॉलेज करता है। और ऑब्वियस सी बात है ये 2 चीजें बेटा PO पर्सनली करता होगा चेक, पोर्टल तो कैसे करेगा? Yes. डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेरेशन बेटा वो कैसे करे पोर्टल? तो ये PO बैक ऑफिस में करता होगा बेटा। जब उसको लगता होगा कि सब कुछ ठीक है फिर वो एक्नॉलेजमेंट देता होगा ऑनलाइन और फिर वो पोर्टल पे आती होगी। प्रैक्टिकल सिस्टम सोच रहे हैं बेटा हम कि कैसे चलता होगा उनका अपना डिपार्टमेंट के अंदर। एनी हाउ अपने को तो याद रखना है प्रायर टू एक्नॉलेजमेंट PO क्या चेक करता है बेटा? 2 चीजें, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिक्लेरेशन प्रॉपर है या नहीं है, और ITC रिफंड के केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कोरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। जितना रिफंड करा उतने से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होना चाहिए बेटा? रिड्यूस होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, बेटा वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा। एक्नॉलेजमेंट आती है GST RFD 02 में। एक्नॉलेजमेंट आती है बेटा GST RFD 02 में। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, कोई डिक्लेरेशन देना भूल गया ना, लाइक डिक्लेरेशन दे, कोई ITC रिड्यूस करना भूल गया ना, लाइक ITC को रिड्यूस कर। अगर कोई बेटा डिस्क्रिपेंसी है, कोई डेफिशिएंसी है, तो वो डेफिशिएंसी क्या होगी? कम्युनिकेटेड होगी बेटा टू एप्लीकेंट। ऑनलाइन होती है बेटा वो भी,
GST RFD 03। सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो एक्नॉलेजमेंट दे देता है। एक्नॉलेजमेंट का बेटा आपका फॉर्म है GST RFD 03, सब कुछ ठीक ठाक है जी। हमने आपकी एप्लीकेशन क्या करनी है, एक्नॉलेज कर ली। हमने आपकी एप्लीकेशन एक्नॉलेज कर ली। अगर कोई डेफिशिएंसी है बेटा, डेफिशिएंसी क्या कर देते हैं बेटा, एप्लीकेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट जो होता है वो होता है GST RFD 03 में। मैं आपसे पूछता हूं 100% आंसर आप ठीक देंगे। डेफिशिएंसी थी बेटा, कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था, हमने कम्युनिकेशन कर दिया GST RFD 03 में कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, या आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, या आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या नहीं करा बेटा, रिड्यूस नहीं करा, कुछ भी। फिर सिस्टम आगे कैसे चलता होगा बेटा, कोशिश करो। सिस्टम कैसे चलता होगा? डेफिशिएंसी को वो मीट आउट करता होगा, देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता होगा। डेफिशिएंसी को एक्नॉलेज करता होगा, फिर कुछ भी बोलो बेटा, पर बोलो। एक बच्चे ने बोल दिया जी सर डेफिशिएंसी को दूर करो, डिक्लेरेशन दे दो, और उसके बाद क्या कर दो साहब, आप प्रोसेस करेगा। डेफिशिएंसी जैसे ही कम्युनिकेट हो जाती है ना बेटा, उसके बाद होता है दोबारा स्टेप 1, नए सिरे से फिर एप्लीकेशन फाइल होती है। फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन नए सिरे से बेटा फिर आपका क्या लगेगा, फ्रेश RFD 01 लगेगा। तो लिखना चाहे लिख लेना बेटा। डिस्क्रिपेंसी की इंटीमेशन आ गई GST RFD 03। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद आपका साहब नए सिरे से फिर एप्लीकेंट क्या लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा। सर फिर वो भी 2 years में काउंट होगा कि 2 साल के अंदर अंदर है? यस यस यस, वो भी वो सब कुछ 2 साल टोटल टाइम है एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन का मतलब वैलिड एप्लीकेशन। सपोज 2 years कंप्लीट होने वाले हैं और डेफिशिएंसी उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। आप ऐसे समझ लो ना, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। ओरिजिनल एप्लीकेशन 2 साल के अंदर अंदर लग गई थी। यस सर। ओरिजिनल एप्लीकेशन 2 साल के अंदर अंदर लग गई थी। उस एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी कम्युनिकेट हुई, उसके बाद 2 साल क्या हो गए बेटा, लैप्स हो गए। उसके बाद 2 साल लैप्स हो गए। अब जब दोबारा एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पास्ट तो रात गई बात गई है, अब दोबारा एप्लीकेशन लगा रहे हैं बेटा, 2 साल लैप्स हो गए। 2 साल लैप्स हो गए, वो एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं होगी, एप्लीकेशन ही टाइम बार है। ओके सर। तो इसका मतलब एप्लीकेशन हमें टाइम रख के लगाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, 2 साल तो मैक्सिमम बेटा, कौन रुकता है ना। जहाँ रिफंड का केस है तुरंत टूट पड़ते हैं, टूट पड़ो। 2 साल भी दे दिए वो भी बहुत है। रिफंड के केस में 2 साल तक कौन वेट करेगा बेटा। कोविड के केस में मैं बैच नहीं ले पाया, अपनी फी रिफंड कर लो, ऑन द स्पॉट जैसे ही डाल दूंगा ना बेटा ग्रुप पे, वहीं की मेरी रिफंड लायबिलिटी हराई हो जाएगी, वहीं अप्लाई कर देंगे बच्चे। बच्चा कह रहा है 2 साल के बाद तक देखो, कौन वेट करता है बेटा। पैसा आ रहा है, किसको बुरा लग रहा है? सर ऐसा हो रहा है क्या? और वो भी शेर के मुंह से क्या बोलते हैं, जबड़ा क्या निकाल के ला रहे हैं, हड्डी निकाल के लाते हैं। गवर्नमेंट रिफंड दे रही है, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। चलो चलो आगे। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना बेटा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक्नॉलेजमेंट जब भी देते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इसमें मेंशन करते हैं बेटा, ये मैंडेटरी है, या ये कह दो ओब्लिगेशन है पीओ के ऊपर, कि वो मेंशन करेगा कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या है। सर इसकी रेलेवेंस क्या है, अभी आगे चल के समझ में आएगा। एक एग्जांपल से बनाता हूं। 1 जनवरी 2020 को मैंने GST RFD 01 फाइल करा, क्या था ये? रिफंड एप्लीकेशन का फॉर्म। रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक। मैक्सिमम, अच्छा एक्नॉलेजमेंट का टाइम है मैक्सिमम 15 दिन। ये लिखवाना भूल गया मैं तो, कहाँ गया स्टेप 2 भाई। ये जो एक्नॉलेजमेंट आती है ना बेटा, कितने दिन के अंदर आती है ये? 15 डेज। कहाँ से देखने हैं 15 दिन? डेट ऑफ दिवाली से, दशहरे से? एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन फाइल कब मानी जाती है? जब ARN नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर है, यानी कि जो भी चेक करना है पीओ को, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, डिक्लेरेशन प्रॉपर है या नहीं है, ITC का बेटा रिड्यूस करा या नहीं करा, 15 दिन का टाइम मैक्सिमम है 15। चलो जी, अब मान लेता हूं ये 15वें दिन ही उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हाँ ठीक है आपका प्राइमा फेसी रिफंड बन रहा है।
एक्नॉलेजमेंट आ गई बेटा? हाँ करो। यस सर। ये आ गई बेटा आपकी एक्नॉलेजमेंट। इस एक्नॉलेजमेंट में ये लिखा जाएगा, मेंशन करेगा बेटा पीओ कि रिफंड एप्लीकेशन कब आई थी, 1 जनवरी 2020 को। सर क्या रेलेवेंस है इसकी, वो आगे के स्टेप में समझ में आएगा कि रिफंड 60 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। रिफंड 60 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। फिर उस क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे, वो 60 दिन कहां से काउंट हो, यहां से या डिपार्टमेंट ने जब एक्नॉलेज करा यहां से? डिपार्टमेंट ने जब एक्नॉलेज करा। रिफंड अगर पढ़ रखे होंगे क्लास में कहीं ना कहीं तो मैंने बोल रखा होगा बेटा कि 60 दिन में मिल जाते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट 6%। 6%। ठीक है ना, वो 60 दिन कहां से काउंट होते हैं बेटा? सर डेट ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ RFD 01, याद रखना, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ RFD 01। तो इसलिए बोल दिया कि हो सकता है एक्नॉलेजमेंट बाद में भी हो, एक्नॉलेजमेंट बाद में भी हो, पर आप ये जरूर स्पेसिफाई करेंगे। एक्नॉलेजमेंट बाद में भी हो सकती है, पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये रिफंड एप्लीकेशन किस दिन फाइल हुई है, क्योंकि 60 दिन का जब लॉ ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा वो रिफंड एप्लीकेशन से क्या होगा बेटा, काउंट होगा। Am I clear? यस सर। रिफंड एप्लीकेशन मतलब ARN नंबर, ARN नंबर जब आपने अप्लाई करा था ऑन द स्पॉट गेट नंबर मिल जाता है ना। हाँ जी बोलो आगे क्या करें बेटा? चलो यस सर। नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से पहले ही डेबिट हो जाते हैं पैसे? हाँ जी बेटा। चलो आगे आए साहब। इसके बाद होता है स्टेप 3, प्रोसेसिंग एंड रिफंड ऑर्डर। अभी तो एक्नॉलेज करा है ना कि हाँ ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे एक्नॉलेज कर रहे हैं। स्टेप 3, प्रोसेसिंग एंड रिफंड ऑर्डर। प्रोसेसिंग एंड रिफंड ऑर्डर रूल 92। तो स्टेप 1 में हमने क्या करा था बेटा, एप्लीकेशन लगाई थी। हाँ करो। यस सर। स्टेप 2 में उसकी क्या हुई थी बेटा, एक्नॉलेजमेंट। डेफिशिएंसी थी तो वो कम्युनिकेट हो गई थी। यस सर। अब उसके बाद बेटा प्रोसेसिंग होगी। चेक करेंगे कि साहब रिफंड जो अप्लाई करा है ये ठीक भी है या नहीं है, या कम ज्यादा तो नहीं है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा बेटा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में फॉर्मूला बेस क्या मिलता है आपको, रिफंड मिलता है। फॉर्मूला बेस क्या मिलता है आपको, रिफंड मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड इज इक्वल टू नेट ITC इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर अपने आप में समस्या है, जीरो रेटेड सप्लाई निकालना अपने आप में समस्या है। तो पीओ चेक करता है वो फॉर्मूला फिट एंड प्रॉपर भी लगा रखा है या फिट एंड प्रॉपर नहीं है। मल्टीपल चीजें हैं बेटा जो चेक करनी पड़ती हैं कि रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसको बोलते हैं बेटा प्रोसेसिंग। ये क्या चल रही है साहब, इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और प्रोसेसिंग में लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, प्रोसेसिंग में लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो पास कर देता है बेटा क्या, ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर। रिफंड ऑर्डर जो आता है ये आता है बेटा GST 06 RFD 06 में। और इंपॉर्टेंट चीज, एक ऑफिसर ही दोनों ऑर्डर पास कर देगा, CGST भी और SGST भी। पावर ट्रांसफर। यस, एक अथॉरिटी ही दोनों ऑर्डर पास कर देगा, CGST और SGST। सर रिफंड ऑर्डर कितने दिन के अंदर आएगा, सर रिफंड ऑर्डर कितने दिन के अंदर आएगा? ये रिफंड ऑर्डर आता है 60 डेज के अंदर अंदर। सर 60 डेज कहां से देखें, एक्नॉलेजमेंट से या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, क्या कंफ्यूजन हो गई बेटा? सर अभी तो खाली रिफंड ऑर्डर आया है, रिफंड नहीं आया, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 60 दिन में रिफंड मिल जाएगा। रूल 92 ने बोला है 60 दिन के अंदर
रूल 92 ने बोला है बेटा 60 दिन के अंदर आपका रिफंड ऑर्डर आ जाना चाहिए। उस सेक्शन 54 में पढ़ाऊंगा कि रिफंड भी 60 दिन के अंदर मिल जाता है। वो सेक्शन 54 में लिखा है कि रिफंड भी कितने दिन के अंदर आ जाता है बेटा, 60 दिन के अंदर। रूल 92 ने बोला है कि रिफंड ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए बेटा, आपका 60 डेज के अंदर अंदर। और ये 60 डेज एक्नॉलेजमेंट से नहीं बेटा, 60 डेज कहां से चेक होंगे, जिस दिन आपने क्या करी है साहब, एप्लीकेशन फाइल करी है। ठीक, यस सर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान दे देता हूं अब मैं, अमेंडमेंट समझ में आ जाएगी क्या है। एक्चुअली प्रॉपर ऑफिसर रूल 92 में प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है बेटा, रिफंड ऑर्डर करता है। रिफंड ऑर्डर देता है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज, अमेंडमेंट ही बता रहा हूं सीधा बेटा मैं, क्या अमेंडमेंट आई है, क्या देता है बेटा ये आपका साहब, रिफंड ऑर्डर GST RFD 06 एंड वो देता है बेटा पेमेंट ऑर्डर। थोड़ा सा आगे का ज्ञान देता हूं, फिर ये पीछे की बातें समझ में आएंगी। थोड़ा सा एक बार आगे लेके चलता हूं, आप लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। प्रॉपर ऑफिसर ने रिफंड ऑर्डर दे दिया बेटा कि हाँ आपका रिफंड बन रहा है लेटर से 50 लाख का। पेमेंट ऑर्डर 50 का भी हो सकता है, कम का भी, अभी मैं 50 ही ले रहा हूं। पेमेंट ऑर्डर 50 का भी हो सकता है बेटा, ये कम का भी हो सकता है। प्लीज आगे लिखना मत, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, फिर एक एक चीज लिखवाऊंगा। ये पेमेंट ऑर्डर चला जाता है अगले स्टेप में। अगला स्टेप बनेगा स्टेप 4, डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड। अगला स्टेप बनेगा बेटा आपका स्टेप 4, डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड। अब मुझे रिफंड एक्चुअली में क्या होगा बेटा, अलाउड होगा। अब रिफंड मुझे एक्चुअली में अलाउड होगा। और मैं ये जो बताऊं बेटा, जो आपके डिसबर्स करते हैं ये सेपरेट प्रॉपर ऑफिसर होते हैं। जो डिसबर्स करते हैं ये प्रॉपर ऑफिसर ऑल टुगेदर क्या होते हैं बेटा, आपके सेपरेट होते हैं। सर सिस्टम कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है, प्रॉपर ऑफिसर ने तो अपना ऑर्डर पास कर दिया 60 दिन के अंदर अंदर। प्रॉपर ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास कर दिया कितने दिन के अंदर अंदर बेटा, 60 दिन के अंदर अंदर 2 ऑर्डर पास कर देगा वो, रिफंड ऑर्डर पास कर देगा, पेमेंट ऑर्डर पास कर देगा। अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है साहब आपका डिसबर्सल, कि रिफंड उनके क्या करना है बेटा, अकाउंट तक पहुंचाना है। ये प्रॉपर ऑफिसर अलग होते हैं। ये प्रॉपर ऑफिसर फिर क्या करते हैं बेटा, ये रिफंड क्रेडिटेड कर देते हैं इन बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट। आप एक काम करो, लिख लो, अगला स्टेप भी बन जाएगा ना। और याद रखना बेटा ये बैंक अकाउंट वो होता है जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था। ये बैंक अकाउंट वो होगा बेटा जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है। ठीक है सर, बोले बेटा, पेमेंट ऑर्डर एंड रिफंड ऑर्डर बेसिकली डिफरेंट क्या होता है? आई मीन दोनों अभी बताऊंगा ना। अरे रुको तो सही, अभी समझाता हूँ, बढ़िया समझाऊंगा। पहले एक बार लिखते रहो आप। रिफंड ऑर्डर 50 लाख का आ गया, हाँ जी आपका 50 लाख का रिफंड मिल रहा है, आपको 50 लाख की पेमेंट मिल जाएगी। ये पेमेंट ऑर्डर है। पेमेंट ऑर्डर आगे किसको फॉरवर्ड कर दिया, डिसबर्समेंट ऑफिसर को बेटा। ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, ऑल टुगेदर अलग होते हैं। ये उनके पास ये जाएगा बेटा, वो फाइनली हमारे अकाउंट की डिटेल चेक करेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल। एक बार भी SSC PO से नहीं मिलता, कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। लाइक सब कुछ ऑनलाइन है ना। और फिर डिसबर्सल बेटा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था। सर बोले बेटा। सर ये सारा विदिन 60 डेज होगा ना? अब मैं बताऊंगा ना आगे। ठीक है। अब सेक्शन 64 ये बोलती है, सेक्शन 54 सॉरी, कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको रिफंड नहीं मिला
तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिलेगा बेटा 6% पर एनम। यस सर 6%। वो 60 दिन किस चीज के? रिफंड ऑर्डर आने के या बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के? रिफंड ऑर्डर आने के में भी भाई रूल बोलता है कि 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड ऑर्डर आ जाना चाहिए। रूल बोलता है आपका 60 दिन के अंदर रिफंड ऑर्डर आ जाना चाहिए। सेक्शन 54 ये बोलती है कि 60 दिन के अंदर अगर आपको रिफंड नहीं मिला तो आपको इंटरेस्ट के साथ रिफंड मिलेगा। तो 60 दिन की अब क्या इंटरप्रिटेशन है कि रिफंड ऑर्डर 60 दिन के अंदर आ जाना चाहिए या रिफंड ऑर्डर प्लस एक्चुअल रिफंड ग्रांटेड, दोनों चीजें 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। दोनों 60 दिन के सर अंदर एक्चुअल रिफंड ग्रांटेड। बेटा लिख लेना, आपका रिफंड मस्ट बी ग्रांटेड विद इन 60 डेज, यानी कि ऑर्डर प्लस डिसबर्सल, ऑर्डर प्लस डिसबर्समेंट, ये दोनों चीजें कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए बेटा? आपकी 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। ऑर्डर प्लस डिसबर्समेंट, ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जानी चाहिए बेटा? 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। याद रहेगा बेटा? यस सर। ऑर्डर प्लस डिसबर्समेंट, ये दोनों चीजें आपकी बेटा 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। बच्चे की क्वेरी ये थी, सर ये दो अलग अलग क्यों आ रहे हैं, रिफंड ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर? सर मैंने रिफंड के लिए अप्लाई करा, $50 लाख, मेरा रिफंड बन भी गया 50 लाख, बिल्कुल जेन्युइन क्लेम था मेरा। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट दी, उसके बाद प्रोसेसिंग करी, चेक करते रहो बेटा, फॉर्मूला मैंने परफेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है, उसके हिसाब से उन्होंने कंप्यूट करा, वो भी क्या बन रहा है बेटा? 50 लाख। पर मेरे अगेंस्ट पास ड्यू बन रहे हैं जो मैं पे ही नहीं कर रहा। आपको बेटा डिमांड रिकवरी वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, सेक्शन 79 मेथड ऑफ रिकवरी। अगर कोई रिफंड अमाउंट बन रहा है तो उससे सेट ऑफ कर दो। यस सर याद है। आपको थोड़ा सा आपस में जोड़ना पड़ेंगे बेटा चीजें, तब ये बेटर समझ में आएगा आपके क्या डिफरेंस है दोनों में। पास ड्यू मेरे बन रहे हैं, तब उनके पास पावर है कि इनको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। यस सर। उनके पास पावर है ना बेटा, आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन सुनना और केवल उसका आंसर देना, आगे पीछे मत जाना। मेरी रिफंड एप्लीकेशन कितने की थी? 50 लाख। 50 लाख की। 50 लाख की। क्या रिफंड मेरा जेन्युइन है? यस सर। यस सर। मुझे रिफंड कितने का अलाउड होगा? 50 लाख। 50 लाख का रिफंड ऑर्डर आएगा। क्या मुझे 50 लाख मिलेगा? नो नो सर। 20 लाख सेट ऑफ हो गया। मुझे पेमेंट कितनी मिलेगी? 30 लाख। 30 लाख। मुझे एक्चुअल में रिफंड कितना मिलेगा? 30 लाख। 30 लाख। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे। केवल रिफंड ऑर्डर को देखना, कितने का रिफंड ऑर्डर पास होगा? 50। जितने का रिफंड बन रहा है या जितने का एक्चुअल मिला? बन रहा है। जितने का रिफंड बन रहा है उतने का ऑर्डर पास होगा या जितना मिलेगा? जितने का रिफंड जितने का बन रहा है 50 लाख का, उसमें से 20 लाख इन्होंने मेरे सेट ऑफ कर दिए। मुझे एक्चुअली में कितने मिलेगी पेमेंट? 30 लाख। 30 लाख। तो पढ़े लिखे लोग आप हैं बेटा, पेमेंट ऑर्डर कितने का आएगा? 30 लाख का सर। 30 लाख का। तो दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत करना। दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत करना। प्रैक्टिकली तो जितने का रिफंड ऑर्डर होना है उतने का ही पेमेंट ऑर्डर बेटा। हावेवर कई केस ऐसे हो जाते हैं जहां पर डिपार्टमेंट ने एसएससी से लेना है, जहां पर डिपार्टमेंट ने क्या करना है बेटा? एसएससी से लेना है। इस केस में क्या आंसर आएगा बेटा आपका? इस केस में रिफंड ऑर्डर अलग हो सकता है, पेमेंट ऑर्डर अलग हो सकता है। वो पेमेंट ऑर्डर जो आएगा 30 लाख का, वो आपके अकाउंट में जो डिसबर्स होगा, बैंक अकाउंट में जो आएंगे 50 नहीं आएंगे बेटा। रिफंड आपका 50 का है, रिफंड 30 का नहीं है। रिफंड आपका 50 का है, पर आपको 50 हम देंगे नहीं, 20 तो हमारा ही निकल रहा है। हम पेमेंट ऑर्डर कितने का पास कर रहे हैं बेटा? 30 लाख का हम पेमेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो सर जो ये डिसबर्सल ऑफ रिफंड रहता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पेमेंट ऑर्डर पूरा चेक करें। ऑल टुगेदर अलग है बेटा। ये इसका पोर्टल भी अलग है डिसबर्समेंट का। PFMS होता है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेटा। ओके सर। कॉमन पोर्टल से रिक्वेस्ट जाती है बेटा PFMS के पास, ठीक है? यस सर। अब थोड़ा सा लेटेस्ट अमेंडमेंट बता दूं बेटा मैं। हाँ जी। लेटेस्ट अमेंडमेंट सुन लो क्या था।
बोल दो, मैं ना भी बोलूँ एग्जाम में फट्टे मारने हो ना, आप फिट फट्टे मारोगे। प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन एक होगी, यस सर, एक एप्लीकेशन। सिंगल एप्लीकेशन होगी बेटा? यस सर। ठीक, प्रॉपर ऑफिसर सिंगल होगा। यस सर। वो पोर्टल देखेगा कि सीजीएसटी ऑफिसर हो या एसजीएसटी ऑफिसर हो। उसने चेक करा, प्रोसेसिंग करी, रिफंड ऑर्डर क्या कर दिया बेटा? पास कर दिया। अब ये मान लेना सीजीएसटी ऑफिसर था, ये वाला मान लेना सीजीएसटी ऑफिसर था, यही सीजीएसटी का रिफंड पास करेगा ऑर्डर, और यही क्या किसका पास कर देगा? एसजीएसटी ऑफिसर का। सेक्शन 6 ने ऑथोराइज कर रखा है ना, सेक्शन 6 ने ऑथोराइज कर रखा है ना, क्रॉस एम्पावरमेंट। यस सर। हाँ करे ना बेटा, तो इसने ऑर्डर क्या कर दिया? पास कर दिया। अब उसका होगा डिसबर्सल। अब दिक्कत आ जाती थी प्रैक्टिकल रिफंड ऑर्डर होने में और डिसबर्सल होने में। डिसबर्सल होने में अब ये किस किस के पास जाएगा? सीजीएसटी का जो डिसबर्सल होना है वो किसके पास जाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी का जो डिसबर्सल होना है वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। दोनों के अलग अलग पीएफएमएस होंगे ना बेटा? सर प्लीज आप और का माइक म्यूट करवा दीजिए। बेटा बाकी माइक म्यूट करें बच्चे, बाकी माइक म्यूट रखना बेटा, मैं बोलता रहता हूँ, दोनों वे कम्युनिकेशन मैं रखूंगा, आपकी तरफ से भी मैं बोल लूंगा। सिंगल प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, अब डिसबर्सल के पास जाएगा। ये डिसबर्सल तो अलग अलग गवर्नमेंट करेगी ना बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी का बेटा रिफंड देगी, स्टेट गवर्नमेंट आपका बेटा एसजीएसटी का रिफंड देगी। प्रैक्टिकल क्या होता था? पहले दो अलग अलग रिफंड आते थे। प्रैक्टिकली क्या होता था? पहले दो अलग अलग रिफंड आते थे। सीजीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिसबर्स जल्दी कर देती थी, स्टेट गवर्नमेंट टाइम लगा देती थी। एसएससी कह रहा है जी मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? सिंगल एप्लीकेशन मैंने लगा दी, प्रॉपर ऑफिसर सिंगल है तो डिसबर्सल भी सिंगल करो, डिसबर्सल भी तो सिंगल करो। जब पोर्टल, जब मैं टैक्स पे करता हूं, जब पोर्टल अपने आप ही बांट देता है अमाउंट को, तो ऐसे रिफंड का भी तो सिंगल होना चाहिए ना। देने की बारी में आप रोलमंची खा रहे हैं बेटा। रोलमंची इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से डिसबर्स कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से डिसबर्स कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला दे रहे हैं कि फेडरल स्टेट है, रिफंड अपने अपने अमाउंट है, अपने अपने देंगे। अच्छा ऐसे कह रहा है मेरी क्या गलती है, मेरा तो पैसा अटका दिया आप लोगों ने। फिर डिपार्टमेंट कह रहा है इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं 6% के हिसाब से 60 दिन के बाद। 6% में होता क्या है? एफडी सेविंग अकाउंट में भी करवा लूं वो भी 7 या 8% में कमा लूंगा। ये 6% से मैंने करना क्या है? मुझे मेरा अमाउंट दो। अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो ना, 10 करोड़ का रिफंड है, 60 दिन के अंदर बेटा मेरा सीजीएसटी तो आ गया, मेरा एसजीएसटी नहीं आ रहा। इस समस्या समझ में आ गई बेटा निर्मला सीतारमन जी के साहब। सेक्शन 54(8)A बनाई और नाम क्या दिया बेटा? नाम देखें, इंटीग्रेटेड, इकट्ठा रिफंड सिस्टम, इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम with dispersal by single authority। मेरा 10 लाख का बन रहा था सीजीएसटी, 10 लाख का बन रहा था एसजीएसटी, 20 लाख बन रहा था। 2019 से पहले मेरे अकाउंट में 2 बार एंट्री आती थी। 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का रिफंड देता था बेटा और 10 लाख स्टेट गवर्नमेंट अपना रिफंड प्रोवाइड करती थी। दिक्कत ये होती थी, एक अथॉरिटी तो टाइम से दे देती थी जिसका प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, दूसरी अथॉरिटी क्या लगा देती थी? टाइम लगाती थी। नो डाउट 60 दिन से ऊपर हो गए तो इंटरेस्ट मिलता था, पर उसमें भी हरेसमेंट होती थी। 6% ही खाली क्या होता था? इंटरेस्ट रेट होता था। निर्मला सीतारमन जी के बात समझ में आ गई कि ये हरेसमेंट है। जब सब कुछ सिंगल सिस्टम चल रहा है तो डिसबर्समेंट भी सिंगल होनी चाहिए। आज के टाइम बेटा सिंगल डिसबर्समेंट होती है, आज के टाइम सिंगल डिसबर्समेंट होती है। मुझे तो मेरा 20 लाख रुपए एक बारी में मिल जाएगा। लेटर से गवर्नमेंट ने दे दिया 20 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मुझे मेरा 20 लाख एक बारी में मिल जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ये सेटल करते रहो, वो मेरी टेंशन नहीं, वो गवर्नमेंट का इंटरनल काम है। 54(8)A इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम विद डिसबर्सल बाय सिंगल अथॉरिटी। कहीं शॉर्ट नोट आ जाए तो इसके ऊपर क्या लिख के आए? इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम। और आधे हीरे तो ऐसे ही फट्टे मारे आएंगे, आईजीएसटी के रिफंड को इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम बोलते हैं।
आपस में जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। प्रॉपर कहानी लिख के आना। 2019 से पहले अथॉरिटी तो सिंगल होती थी जो रिफंड ऑर्डर पास करती थी, पर डिसबर्समेंट की अथॉरिटीज अलग अलग। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रिफंड करेगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट रिफंड करेगी। एक अथॉरिटी का रिफंड तो टाइम से आ जाता था, दूसरी अथॉरिटी का रिफंड क्या आता था बेटा, मेरे पास लेट आता था। दिक्कत नो डाउट लेट में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, पर मैं इंटरेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं। केवल 6% के हिसाब से क्या मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है। आफ्टर 2019 बेटा, फाइनेंस एक्ट 2019 एंड ऑन आफ्टर देयर आफ्टर बेटा 54(8)A इंसर्ट करी और इन्होंने बना दिया इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम। अब रिफंड आपको कोई एक गवर्नमेंट दे देगी, फिर गवर्नमेंट आपस में वो सेटल करते रहेंगे, वो एसएससी की टेंशन नहीं है, वो इनका अपना इंटरनल काम है। ये है बेटा होल क्रक्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम विद डिस्पर्सल बाय सिंगल अथॉरिटी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। ये हो गया बेटा आपका प्रोसीजर, रिफंड प्रोसीजर। हर केस में बेटा ये रिफंड प्रोसीजर चलेगा, हर केस में बेटा आपका ये रिफंड प्रोसीजर चलेगा। कितने में छोड़ के बेटा, दो को छोड़ के। दो कौन कौन से छोड़ दिए बेटा, भूल जाता हूं मैं। ई कैश लेजर तो आपका अपना पैसा है, रिटर्न के साथ ही आप क्या कर लो बेटा, क्लेम कर लो। और दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो होता है वो कस्टम से गवर्न होगा, जीएसटी से गवर्न नहीं होगा, वहां कस्टम में क्लेम करो आप। तो आज वाले लेक्चर में मैंने केवल दो चीजें ली हैं। एक तो किस किस चीज का बेटा मुझे रिफंड मिलता है, वो नोट्स बनवाए हैं, उसको डिटेल में लेना है बेटा। और दूसरा रिफंड का क्या प्रोसीजर होता है। रेड विद लेटेस्ट अमेंडमेंट जो मैंने ली है वो इसके ऊपर कहीं शॉर्ट नोट ना आ जाए, इंटीग्रेटेड रिफंड सिस्टम। अर्लियर ऑर्डर तो एक ही अथॉरिटी पास करती थी, पर डिस्पर्सल बेटा दो गवर्नमेंट अलग अलग करती थी। आज के टाइम क्या होगा बेटा, फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2019 एंड ऑनवर्ड, आज के टाइम साहब डिस्पर्सल भी एक ही गवर्नमेंट करेगी। वो बाद में गवर्नमेंट अपना इंटरनल सेटिंग करती रहेगी, एसएससी को उससे बेटा कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिफंड अंडर